न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट। ठीक है, हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया है? टिल नाउ व्हाट वी डिस्कस्ड, आई जस्ट क्विकली रिवाइज। हमने फोर्स का बेसिक्स पढ़ लिया है, व्हाट इज फोर्स, एंड सेकंड इज and types of force. Today what we are discussing, what is my plan? First thing which we will discuss is okay. So first thing which we are planning to discuss is Newton first law, then Newton second law, then Newton third law. देखो बाय डेफिनेशन यू नो दिस, आपको डेफिनेशन के हिसाब से पूरा नॉलेज है कि क्या होता है फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। आज हम क्या करेंगे, जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा फोर्सेस का, जो हमने कल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हम वो कॉन्सेप्ट पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। ओके, सेकंड थिंग वी विल डिस्कस एप्लीकेशंस, फिजिकल डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। पहले मैं थर्ड लॉ पढ़ाऊंगा, then I will teach you second law. Just wait a minute. Okay, so हम applications पढ़ेंगे थर्ड लॉ सेकंड लॉ की एंड फर्स्ट लॉ की, देखते कितना हो पाता है। whatever I could do I will do, rest we will do in next class. This is theory part, complete theory part 100%, and this is 30% theory and 70% numericals, क्योंकि ऑलरेडी कल काफी थ्योरी पढ़ लिया था, कल 100% थ्योरी पढ़ लिया था, राइट। I'll tell you after class, ठीक है ना मंजू, यू जस्ट रिमाइंड मी। अभी क्या है, फिर डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको ऑलरेडी पता है, राइट। When object is in rest, it remains in state of rest. When object is in motion, it remains in state of motion until and unless some external unbalanced force act on it, right? आज आपको मैं एक दूसरी डेफिनेशन बताऊंगा। दिस डेफिनेशन इज फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो देखो दिस डेफिनेशन इज रिलेटेड टू बैलेंस फोर्स। अब देखो बैलेंस फोर्स क्या होता है, आपको मैंने बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस फोर्स? जिसका सम ऑफ ऑल फोर्स इज जीरो, सम ऑफ ऑल फोर्स इज जीरो। तो देखो सम ऑफ ऑल फोर्स को शॉर्ट फॉर्म में या नेट फोर्स, वी कैन ऑल्सो राइट नेट फोर्स। अब देखो सम ऑफ ऑल फोर्स को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये क्या होता है, समीशन। दिस इज व्हाट इट टेल्स, सम ऑफ ऑल फोर्स इज जीरो, राइट, समीशन। ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अब देखो जब बैलेंस फोर्स है तो क्या होगा, व्हेन फोर्स इज बैलेंस्ड, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। क्यों? फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, राइट। अब देखो एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या, जो बॉडी रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहेगा, जो बॉडी मोशन पे वो मोशन पे रहेगा। तो देखो रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे प्लस बैलेंस फोर्स, बॉडी पे मैंने रेस्ट पे था उस पर बैलेंस फोर्स लगाया, तो क्या हो जाएगा, रेस्ट प्लस बैलेंस फोर्स इज इक्वल टू रेस्ट ओनली, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है,
प्लस बैलेंस फोर्स क्या हो जाएगा? मतलब यूनिफॉर्म मोशन पे बैलेंस फोर्स लगाए तो क्या रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगा. यूनिफॉर्म मोशन मींस velocity is constant. Velocity is constant. Velocity is constant means क्या? ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है. एक्सेलरेशन तो जीरो है. देखो, नो मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम एंड डायरेक्शन इज सेम. यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में? यहां तक आ रहा है? बहुत इजी है, राइट? अब देखो, अब मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ इससे रिलेटेड. देखो, डेफिनेशन, ठीक है. When balanced force are acting on an object, are acting on an object, the object remains in the state of equilibrium. कितनों को स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? When balanced forces are acting on an object, the object is in the state of equilibrium. Equilibrium मतलब क्या? रेस्ट का रेस्ट में रहेगा, मोशन का मोशन में रहेगा. देखो, रेस्ट का रेस्ट में रहेगा. आपको केमिस्ट्री में एक पूरा चैप्टर इक्विलिब्रियम नाम का, राइट? यूनिफॉर्म मोशन का क्या रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. सो सी, अब दो टाइप के इक्विलिब्रियम है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. अब देखो, जब मोशन का मोशन में है या रेस्ट का रेस्ट में है, पहले रेस्ट का रेस्ट में लेते हैं, फिर मोशन का मोशन में. देखो, जब रेस्ट का रेस्ट में है, इट इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम. और जब मोशन का, यस, जब मोशन का मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का यूनिफॉर्म मोशन में, तो क्या बोलते हैं इसको? डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम मतलब क्या? रेस्ट का रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म मोशन का यूनिफॉर्म मोशन में रहे. रेस्ट का रेस्ट में रहेगा तो क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम. यूनिफॉर्म मोशन का यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो क्या बोलेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम. ये कब पॉसिबल है? ये जब भी पॉसिबल है जब क्या हो? बैलेंस्ड फोर्स हो. बैलेंस्ड फोर्स. इन केस इफ यू पुट अनबैलेंस्ड फोर्स, क्या होगा? इक्विलिब्रियम, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स. क्या होगा? इक्विलिब्रियम विल ब्रेक. इक्विलिब्रियम विल ब्रेक. ब्रेक क्या हो जाएगा? रेस्ट का मोशन में आ जाएगा, राइट? रेस्ट मोशन में आ जाएगा और मेरा क्या हो जाएगा? इसमें वेलोसिटी चेंज हो जाएगा दूसरे में. वेलोसिटी चेंज मतलब क्या? यूनिफॉर्म मोशन अब नहीं है, अब क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया. कितनों को यहां तक समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? किसी को कोई डाउट? ठीक है.
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ लॉज ऑफ मोशन पे सिंपल क्वेश्चंस करते हैं. वी स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चंस. ओके ओके. आपको भी आज हो सकता है कि जो क्वेश्चंस कर रहे हैं समझने में टाइम लगे, बने ना, नो प्रॉब्लम, बट इतना समझ लोगे तो काफी हो जाएगा. ठीक है. ओके ओके. A 3 kg ball is hanging on a ceiling with the help of a rope. Find the force of tension on rope. में एक 3 kg की बॉल है, किस पे लटकी है वो? रस्सी से सीलिंग पे लटकी है. अब देखो, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे. अब देखो, बॉल, पूरा खेल किसका है? बॉल का. बॉल मेरे इक्विलिब्रियम में है क्या? क्या मेरा बॉल इक्विलिब्रियम में है? लटका हुआ है कौन से इक्विलिब्रियम में? विच इक्विलिब्रियम? बॉल इज इन विच इक्विलिब्रियम? बॉल इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. रेस्ट नहीं बोलते, स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट. रेस्ट मतलब क्या? सारे फोर्स एक दूसरे को काट दे रहे, कैंसिल कर दे रहे, राइट. ठीक है, बॉल मेरा रेस्ट पे, बॉल इज इन रेस्ट. अब बताओ बॉल पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं. देखो, एक फोर्स लग रहा है ये टेंशन, रस्सी पे टेंशन लगेगा दोनों तरफ, और एक लग रहा है क्या? mg, बॉल का मास इनटू ग्रेविटी, राइट. राइट, mg. mg क्या हो जाएगा मेरा? 3 इंटू 10, 30 न्यूटन. अब देखो, मेरा बॉल रेस्ट पे, मतलब क्या? इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे बॉल का, फ्री बॉडी डायग्राम, कल बताया था मैंने, सारे फोर्सेस को जब हम लिखते हैं तो कैसे बनाते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम. तो देखो, ऊपर क्या एक्ट कर रहा है बॉल पे? व्हाट इज एक्टिंग अप? टेंशन. बॉल को ऊपर खींच रहा है टेंशन. और नीचे क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है mg. यहां तक कितना को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग टिल दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉल. टेंशन ऊपर खींच रहा है, mg नीचे खींच रहा है, दोनों एक. बॉल क्या है? मूव नहीं कर रहा है. मतलब क्या है इसका? बॉल मूव नहीं कर रहा है. व्हाट डज इट मीन? टेंशन और mg एक दूसरे के इक्वल है. T इज इक्वल टू mg. जब भी तो बॉल मूव नहीं करेगा. देखो, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स जब इक्वल होगा, जब भी बॉल क्या होगा? जब भी बॉल रेस्ट पे होगा, राइट. अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होंगे जब भी बॉल रेस्ट पे होगा. तो देखो, T इज इक्वल टू mg, मतलब क्या? mg क्या है मेरा? 30. T इज इक्वल टू 30 न्यूटन. तो ये टेंशन कितना है? टेंशन क्या आ गया मेरा? 30 न्यूटन आ गया. ये मेरा आंसर हो गया. अब ये सेम 30 न्यूटन यहाँ पे भी रहेगा, जो दीवार को खींचेगा नीचे की तरफ. कई बार आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि दीवार उखड़ जाता है, कुछ चीज लटकी होती है, एकदम से दीवार उखड़ जाता है और गिर जाता है, राइट. है ना? क्यों होता है वो? टेंशन की वजह से. खासकर जो लकड़ी वाले होते हैं, एकदम से लकड़ी टूट के गिर जाती है, राइट. ये टेंशन की वजह से. टेंशन दीवार को खींचता है नीचे, और अगर दीवार मजबूत नहीं है या फिर जो कनेक्शन है वो मजबूत नहीं है, गिर जाएगा. ओके, कितना को ये क्वेश्चन समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? I'll again repeat. I'll again repeat. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? A 3 kg ball is hanging on a ceiling with the help of a rope. Find the force of tension on rope. अब देखो, बॉल पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? बॉल पे एक टेंशन लग रहा है, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ. mg नीचे की तरफ, राइट. बॉल रेस्ट पे, माय बॉल इज एट रेस्ट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे. मतलब क्या? टेंशन जो अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, मतलब सारे फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं, टी ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा बॉल पे. टी ऊपर, mg नीचे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे.
क्यों? तब क्योंकि बॉल रेस्ट पे, रेस्ट मतलब क्या, सारे फोर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये कब पॉसिबल होगा? जब t इक्वल टू mg होगा, और t इक्वल टू m क्या है मेरा? 3, ग्रेविटी 10, 30 न्यूटन, तो t क्या आ गया मेरा? 30 न्यूटन आ गया। आया समझ में? चलो ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट। A person is pushing a block, ठीक है, a person is pushing a block with force of 10 Newton. A block is stationary. A block is stationary. Find the force of friction. A block is stationary. Find the force of friction. देखो ये ब्लॉक है मेरा, पर्सन कितना फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन का, राइट। लेकिन जमीन कुछ, ये देखो फ्लोर है, फ्लोर देखो, मोशन का डायरेक्शन क्या है? मोशन का डायरेक्शन राइट साइड में, तो फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू मोशन। फ्रिक्शन कहाँ होगा? लेफ्ट होगा। फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू मोशन। तो ये ब्लॉक है मेरा, ये ब्लॉक है, राइट। अब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। लेट्स मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। देखो 10 न्यूटन राइट साइड लगेगा, ह्यूमन जो लगा रहा है, इंसान, और एक लेफ्ट साइड क्या लगेगा? फ्रिक्शन। दिस फ्री बॉडी डायग्राम। ये मेरा क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम है। अब देखो बॉडी कौन से मोशन इक्विलिब्रियम पे? स्टैटिक पे है, रेस्ट पे है। बॉडी रेस्ट पे है। स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब क्या? रेस्ट। मेरा ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे। रेस्ट मतलब क्या? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे जब भी तो पॉसिबल है, जब भी पॉसिबल है, मतलब क्या? फ्रिक्शन क्या होगा? इक्वल टू 10 न्यूटन। कई बार आपने कोशिश किया होगा, कई बार आप टीवी का स्टैंड मूव करने की कोशिश करते हो, एक लॉकर को मूव करने की कोशिश करते हो, हिलता नहीं है, राइट, इट डोंट मूव। कई बार आपने किया है ऐसा, अकेले नहीं होता, फिर दोस्त को बुलाते हो, उठाते हो, राइट, बिस्तर हिलाते हो, हिलता नहीं है। क्यों हो रहा है ये? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपके पूरे फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है। फ्रिक्शन पूरा फोर्स जो आप लगा रहे हो उसको कैंसिल कर दे रहा है, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? रेस्ट पे चला गया। ठीक है, चलो ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। ओके, राहुल इज, आप में से कोई राहुल तो नहीं है? चलो कोई नहीं है। Rahul is applying the acceleration of 10 meter per second square to a car having a mass of 1000 kg, but car is moving with a uniform velocity, fixed velocity मतलब uniform, 15 meter per second. What can be the reason? What can be the reason? सोचो, बेचारा एक्सेलरेटर लगा रहा है। ओ ऐसा है क्या? चलो ठीक है, तो ठीक है, आंसर बताओ, सोचो थोड़ा। देखो राहुल इज अप्लाइंग द एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू अ कार, मतलब राहुल क्या लगा रहा है? एक्सेलरेटर लगा रहा है, राइट, हैविंग अ मास ऑफ 1000 kg, बट कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। मतलब गाड़ी की स्पीड ही नहीं बढ़ रही है, क्या रीजन हो सकता है? सोचो। सर 10,000 न्यूटन का ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है?
सर वो पता नहीं सर, ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। आपने कभी देखा गाड़ी का एक्सीलरेटर छोड़ दो तो गाड़ी रुक जाती है, राइट? मतलब गाड़ी को फिक्स स्पीड में रखने के लिए भी आपको एक एक्सीलरेटर दबाना पड़ता है। आप बाइक चलाते होगे, क्या आपको पता? इतना यस सर। साइकिल भी चलाते हो। देखो आप साइकिल चलाते हो, कोई फिक्स स्पीड से भी साइकिल चलाओगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो वो अपने आप चलती रहेगी। मतलब क्या, कुछ तो उसके अगेंस्ट आ रहा है। क्या लग रहा है उसके अगेंस्ट? व्हाट इज अगेंस्ट? रीजन इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। अब वो आऊंगा उस पर। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज द रीजन। देखो फ्रिक्शन किस किस के बीच? फ्रिक्शन रोड और टायर के बीच। फ्रिक्शन बॉडी, गाड़ी के व्हील्स की, और उसमें देखो आपकी जो साइकिल है, साइकिल, सपोज मैं साइकिल का बताता हूँ। देखो साइकिल में भी कहां कहां फ्रिक्शन लगता है? फ्रिक्शन चेन में लगता है। आप एग्री करते हो कि नहीं? जो चेन रोल होती है उस पर फ्रिक्शन लगता है, वो रोल होती है तो। राइट, चेन की वजह से। सेकेंड, बिकॉज ऑफ टायर एंड रोड। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो क्या होता है, ये आपकी एनर्जी खाता है, ये आपकी एनर्जी खाता है, तो इतनी एनर्जी आपको अलग से सप्लाई करनी पड़ेगी। कितनों को समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया? अरे बोलो भाई। ठीक है। यस सरिता, क्या डाउट है? ये ओके, आई विल अगेन रिपीट। देखो राहुल गाड़ी पे एक्सेलरेशन लगा रहा है, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, गाड़ी का मास 1000 kg है, बट कार मेरी फिक्स्ड वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। मतलब मैं एक्सेलरेशन लगा रहा हूं लेकिन गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ रही है। व्हाट कैन बी द रीजन? सो व्हाट आई एक्सप्लेन दैट फ्रिक्शन इज द रीजन। व्हाई? फ्रिक्शन मेरे जो फोर्स है, जो एक्सेलरेटर की वजह से फोर्स लग रहा है, उसको कैंसिल कर दे रहा है। इसलिए गाड़ी किस में चल रही है? ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? गाड़ी इज इन विच इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। मेरी वॉइस प्रॉपर्ली नहीं आ रही स्टूडेंट्स? इज माय वॉइस कमिंग प्रॉपर्ली और नॉट? आप एक बार एयरफोन वगैरह लगा के देखो, कई बार आपके एंड से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तब देखो फोर्स बाय इंजन, जो इंजन फोर्स लगा रहा है, फोर्स बाय इंजन is cancelled by what? Force of friction. थोड़ा नीचे पर लगा देता हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड इट्स डायरेक्शन। तो देखो इंजन का फोर्स यहां लग रहा है, फोर्स ऑफ इंजन, क्योंकि आगे बढ़ा रहा है इंजन, फोर्स ऑफ इंजन या कार। और फ्रिक्शन कहां लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इंजन कितना फोर्स लगा रहा है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, इतनी सारी गाड़ी को इतना बड़ा एक्सेलरेशन देना, क्या हो जाएगा? 10,000 न्यूटन। और फ्रिक्शन किधर है? फ्रिक्शन है मेरा ये। दोनों इक्वल होंगे जब भी तो टोटल फोर्स जीरो हो रहा है। फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आई कैन राइट फ्रिक्शन equal to 1000 Newton. Direction will be what? Direction will be, we can say, opposite to the motion of car. Direction will be opposite to the
मोशन ऑफ अ कार। कितनों को आया समझ में? आकांक्षा, अंकुर, गायत्री, पवन, सनिका, अभिषेक, प्रज्वल, आया? चलो गुड, ठीक है। सॉरी, ओके, ये आप करो, इजी है। अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम, दिस इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, a block of mass 50 kg is kept on a floor, then what will be the normal reaction on the floor, on the block? You all agree? अब देखो ब्लॉक, आप कुछ भी ब्लॉक रख दो, देखो आपकी चेयर, आपकी टेबल, आपका बक्सा, आपका बिस्तर, आपका फ्रिज, इस ब्लॉक के कंपेयर कर सकता हूं। अब देखो ब्लॉक पे क्या लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, राइट, 50 mg नीचे लग रहा है, ग्रेविटी, राइट, 50 इंटू 10, 500 न्यूटन। अब देखो ब्लॉक पे एक और फोर्स लग रहा है, ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, कौन लगा रहा है, अर्थ लगाएगा, कांटेक्ट फोर्स, मैंने बताया था नॉर्मल फोर्स जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में होते लगता है। बॉडी मेरा रेस्ट पे है, आपका बॉडी रेस्ट पे है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू mg, राइट, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा, mg नीचे लग रहा है और n ऊपर लग रहा है, दोनों इक्वल होंगे, n इज इक्वल टू 500 न्यूटन upward, we can say direction is upward। कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? अब देखो एक चीज याद रखना, जो मेरी वेइंग मशीन होती है, वजन नापता हूं ना मैं, जिससे वजन नापता हूं, वेइंग मशीन होती है, एक्चुअली मेरी वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, मेरी वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन बताती है मुझे, जो मेरी वेइंग मशीन है, अगर मैं यहाँ पे वेइंग मशीन रख दूंगा तो मुझे ये वेइंग मशीन से तो कांटेक्ट है ना, वो एन बताएगा। हम करेंगे ये क्वेश्चन, मैं वेइंग मशीन के साथ जब छोटा था ना, खेलता था, मैं खड़ा रहता था, एकदम से नीचे झुकता था तो वेइंग मशीन जीरो हो जाता था। कभी आपने किया ऐसा, एकदम से घुटना नीचे, एकदम से झुकते हो नीचे, नहीं किया? कहीं देखना वेइंग मशीन पे खड़े हो, फिर एकदम से बैठोगे ना उस पे, तो वेइंग मशीन एकदम से जीरो आता है। पता नहीं आपने किया है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल चेंज हो जाता है, नॉर्मल फोर्स चेंज हो जाता है। हम करेंगे एक क्वेश्चन, विल डू दैट क्वेश्चन, ठीक है ना? चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन में, अब मैं दो ब्लॉक रख देता हूं। A block of mass 50 kg and block B of mass 40 kg are arranged as shown in figure below. Then what will be the normal reaction on each block? ब्लॉक ए और ब्लॉक बी है, कभी आप एक चीज के ऊपर दूसरा चीज रखते हो, जैसे आपने अपना एक बक्सा है, उसके ऊपर टीवी रखा या ऑडियो सिस्टम रखा, राइट, तो ऐसे ही रहता है दोनों का अरेंजमेंट। सपोज ये मेरा एक टेबल है और ये टीवी है,
ठीक है, आप कोशिश करो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो अपने आप बनेगा। ठीक है, ब्लॉक ए लेते हैं, पहले ब्लॉक ए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए। बताओ ब्लॉक ए पे क्या क्या एक्ट कर रहा है। देखो सबसे पहले mg एक्ट करेगा, ठीक है mg, तो क्या हो गया 50 इंटू 10 500, एग्री और नॉट। अब देखो ब्लॉक ए पे एक और चीज एक्ट करेगा, क्या N1 ले लेते हैं, जो अर्थ इसमें नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है। फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। अंकुर का सही है, मंजू का भी सही है। चलो ठीक है, देखो क्या ब्लॉक बी और ए एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, नॉर्मल फोर्स। देखो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ऊपर नीचे N2 लगाएंगे कि नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, हमने पढ़ा था, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री N2 लगेगा कि नहीं लगेगा। मतलब क्या इस पे नीचे एक और फोर्स लग रहा है, क्या N2। N2 एक और फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखो N1 शुड बी इक्वल, अब देखो बॉडी रेस्ट पे, बॉडी इज इन विच वेयर, बॉडी इज इन रेस्ट, मतलब क्या 500 प्लस N2 शुड बी इक्वल टू N1। कितनों को आया समझ में ये। सर 500 प्लस N2 इज इक्वल टू N1 कैसे? देखो 500 और N2 नीचे एक्ट कर रहे हैं, N1 ऊपर एक्ट कर रहा है, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल होने चाहिए, तो N1 शुड बी इक्वल टू इन दोनों का सम। हाँ सर। आया ना, यस सर। ठीक है ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं इस पे ब्लॉक 2 पे। अब देखो ब्लॉक 2 पे नीचे क्या एक्ट करेगा, mg एक्ट करेगा कि नहीं, 40 इंटू जी 400 न्यूटन, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी। हाउ मेनी एग्री, ऊपर क्या एक्ट करेगा N2। देखो ये N2 और ये N2 एक ही है, आपस में एक दूसरे पे लगा रहे हैं, आपस में एक दूसरे पे लगा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है मुझे, मेरा N2 और 400 न्यूटन एक जैसा होना चाहिए। N2 शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 400 न्यूटन, इक्वल होना चाहिए ना, तभी तो बॉडी रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे है ना। कितनों को यहां तक समझ में आया। देखो मैं इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक भी, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो N1 क्या होगा, ये मेरी इक्वेशन 1 है, इसको आप इसमें डाल दो, पुट 1 in 2, क्या आ जाएगा, N1 इज इक्वल टू 500 प्लस 400 इक्वल टू 900। तो मेरा आंसर आ गया, N1 इज इक्वल टू 900। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस जमीन पे कितना फोर्स लग रहा है, इन दोनों का सम होके नहीं लगेगा, 50 प्लस 40।
अगर आप एक बक्सा उठा रहे हो 40 किलो का, सपोज रितेश है, उसके सिर पे 40 किलो लग दिए, तो कितना वेट लग रहा है उसके सिर पे? 400 न्यूटन। अगर मैं एक और डब्बा रख दूं 30 किलो का, तो कितना वेट लगेगा सिर पे? 700 न्यूटन। आ रहा है समझ में? मतलब जितने डब्बे रखते जाऊंगा उतना वेट सिर पे बढ़ते जाएगा। अब सिर पे अगर मैंने 40 किलो रख दिया तो कितना हो जाएगा? 110 न्यूटन। सॉरी 1100 न्यूटन। आ रहा है ना समझ में? वैसे ही क्या, ग्राउंड पे टोटल कितना वेट आ रहा है? 40, 50 प्लस 40 90, तो टोटल नॉर्मल कितना हो जाएगा? 900 न्यूटन हो जाएगा। कितना को समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? आ रहा है ना? अब देखो N2 क्या है, N2 इन दोनों के बीच पे कितना वेट लग रहा है? कितना वेट लग रहा है? एक ही ब्लॉक का लग रहा है। बी ब्लॉक का कितना? 40 केजी, तो आ गया 400 न्यूटन। डायरेक्ट आप ऐसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, राइट? ठीक है, एक क्वेश्चन करो जस्ट फॉर, मुझे तसल्ली मिल जाएगी कि आपको आ गया। ठीक है, इधर आई एम यूजिंग, अभी जमीन है, ठीक है, ये ब्लॉक है मेरा सपोज 50 न्यूटन, ये ब्लॉक है मेरा 30 न्यूटन। सर मैंने, केजी हो। ठीक है केजी कर देते। कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल फोर्स ये N1 और इन दोनों के बीच जो लगेगा N2। देखो N1 क्या हो जाएगा? टोटल कितना वेट है? 80, तो 800 न्यूटन। और N2 क्या हो जाएगा? टोटल ऊपर कितना? 30 केजी, 300 न्यूटन। देखो कितना इजी है, कितना इजी है, राइट? अब देखो आप 3 ब्लॉक भी रख दोगे तो आंसर बना लोगे, पता है, इवन इफ यू कीप 3 ब्लॉक्स। सपोज आई कीप 3 ब्लॉक्स, सपोज इज 40 20 kg and this is 10 kg. Can you find N1, इन दोनों के बीच क्या रहेगा? ऊपर नीचे N2, और इन दोनों के बीच क्या लगेगा? ऊपर नीचे N3। देखो N1 क्या है? तीनों का सम 70 न्यूटन। N2 क्या लगेगा? इसके ऊपर कितना है? सर 30। 3 में से 2 का ही होगा ना सिस्टम। नहीं, पूरा जितना भी ऊपर है, सर ऐसा जितना, क्यों? क्योंकि पूरा वेट जमीन पे लग रहा है ना, जमीन पे तीनों का वेट लगेगा ना, ऐसा थोड़ी 2 का लगेगा और 10 केजी हवा में रहेगा। आप अपने ऊपर जितने बक्से रखते जाओगे उतना सिर पे वेट बढ़ेगा कि नहीं? यस सर। है ना? सो 700 होगा। N2 क्या, जितने इसके ऊपर है, कितने? 30, 300 न्यूटन। N3 कितना होगा? 100 न्यूटन। So what is our final conclusion? What can be our conclusion? The conclusion is, for horizontal surface, horizontal मतलब जो अर्थ के प्लेन पे, राइट? horizontal surface, for horizontal surface
normal reaction is equal to weight. For horizontal surface, normal reaction is equal to weight on surface. कितना कोई स्टेटमेंट समझ में आया? हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब क्या? अर्थ के प्लेन पे, ये अर्थ के प्लेन पे, राइट? तो देखो नंबर वेट ऑन द सरफेस, इस पे देखो इधर कितना सर वेट है, इधर 800 न्यूटन है, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन 800 न्यूटन। इस सरफेस पे कितना वेट है, इस सरफेस पे कितना वेट है 300 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन 300 न्यूटन। इस सरफेस पे कितना वेट है 700 न्यूटन, इस सरफेस पे 300 न्यूटन, इस सरफेस पे 100 न्यूटन। सर हाँ सर N1 की वैल्यू N1 प्लस मतलब 400 प्लस N2 प्लस N3 है ना? देखो N1 की वैल्यू 700 है, N2 की वैल्यू 300 है, N3 की वैल्यू 100 है। सर नहीं, इक्वेशन में बोल रहा हूँ, N1 की वैल्यू 400 प्लस N2 प्लस N3 आएगी ना? यही बोल रहा हूँ, टोटल वेट इस पॉइंट पे टोटल वेट कितना आ रहा है? 700 आ रहा है ना? 800 आएगा ना सर? 4 5 6 7। सर वहाँ पे 300 है। तो ये 200 प्लस 10 300 हो गया, 20 सर प्लस 10। आप ऐसे ऐड मत करो दोनों को, नहीं आ रहा समझ में? नो सर, हाँ नहीं समझ आ रहा सर। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। बताओ इस सरफेस पे टोटल वेट कितना पड़ रहा है? 40 60 70 इंटू 700 न्यूटन। इस सरफेस पे कितना वेट पड़ रहा है? 20 प्लस 10 300। इस सरफेस पे कितना वेट पड़ रहा है? 10 100 न्यूटन। सर पर हमने तो N2 की वैल्यू 300 न्यूटन ली है ना, तो वहाँ पे 200 क्यों यूज कर रहे हैं? कहाँ 200 यूज किया भाई? 20 प्लस 2 10, सेकेंड की बात कर रहे हैं। ये वाला। इस पे टोटल वेट N2 नहीं, टोटल वेट कितना है? 20 प्लस 10 है ना, 30 kg है। सर उसने N2 को ना 20 प्लस 10 kg कर दिया है। तो 20 प्लस 10 तो सही तो है, 30 300 ही और आएगा सर ना फिर से साइन। उसने और 10 ऐड किया है N3 के लिए। नहीं और मत ऐड करो। देखो आपको मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। चलो ठीक है, अब सपोज मैं 4 सरफेस है, 60 20 30 40। अब देखो कहाँ कहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यहाँ पे N1 लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा एक दूसरे पे? N2 लगेगा। यहाँ पे एक दूसरे पे क्या लगेगा? N3 लगेगा। यहाँ पे एक दूसरे पे लगेगा N4। अब देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब देखो N1 क्या होगा? N1 इज इक्वल टू सम क्या है इसका? 150 न्यूटन। ये केजी है, ठीक है ना? 160 सॉरी 160 न्यूटन। N2 क्या हो जाएगा? ऊपर कितना सम है? 90 न्यूटन। N3 क्या होगा? ऊपर कितना है? 70 न्यूटन। N4 क्या होगा? 150 होगा, हाँ 150 होगा N1। 150 है। यस सर। N4 क्या होगा? 40 न्यूटन। अब मुझे लगता है अब डाउट नहीं होना चाहिए। समझ गया सर। आया समझ में? ठीक है, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? हॉरिजॉन्टल सरफेस। फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस N इज इक्वल टू वेट ऑन सरफेस। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Can you please answer these questions? Find the weight measured by a weighing machine for the arrangements shown below.
वेइंग मशीन मतलब क्या, n1 n की वैल्यू इधर, what will be the value of n, what will be the value of n here, what will be value of n here? देखो पहले में क्या है, n की वैल्यू क्या होगी 1000 न्यूटन, बंद नहीं है, चला दी मैंने, खुश। सेकंड में क्या हो जाएगा, n इक्वल टू नॉर्मल कितना लग रहा है, सम 1500 न्यूटन। कितनों को आ रहा है ये कॉन्सेप्ट समझ में, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, आ रहा है सबको? ओके, इसमें क्या करोगे आप, क्या इसमें भी 1000 न्यूटन होगा? देखो ऊपर 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऊपर 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यस, वेरी गुड प्रत्युष। अब देखो, आप अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो क्या क्या हो रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg, 1000 न्यूटन mg नीचे लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, और ऊपर एक और चीज लग रही है, क्या लग रहा है ऊपर एक और चीज, 25 न्यूटन। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्ट किस पे, रेस्ट पे, रेस्ट पे मतलब क्या, ऊपर नीचे के फोर्स इक्वल होने चाहिए, 25 प्लस n इज इक्वल टू 1000, n इज इक्वल टू 975 न्यूटन। देखो अभी n में कंफ्यूज मत होना, ये n नॉर्मल रिएक्शन है और ये n न्यूटन वाला है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जब आप वेइंग मशीन पे कुछ ऊपर खींचते हो तो वेट कम लगता है, राइट? क्योंकि वेइंग मशीन मेरा क्या बताती है, नॉर्मल रिएक्शन बताती है। तो मेरी वेइंग मशीन गलत वैल्यू भी दे सकती है। अब देखो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया, आई टोल्ड यू वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट अगर मेरा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल पे है, सपोज ये मेरा 10 kg का ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल पे, तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स 100 न्यूटन, मतलब n इज इक्वल टू mg। बट व्हेन मेरा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल पे नहीं है, मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा इंक्लाइंड है, सपोज मैंने 10 kg यहां लगाया, 10 kg यहां पे लगाया, अब देखो इसमें नॉर्मल रिएक्शन कैसा रहेगा, अब इसमें नॉर्मल रिएक्शन देखो दो सरफेस पे रहता है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा, मैंने आपको कल भी बताया था, दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन, यू एग्री और नॉट, राइट? यू एग्री और नॉट, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा रहेगा। अब देखो इन दिस केस नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट बी इक्वल टू 100 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू, अब देखो ये थीटा है मेरा, प्लेन का ये थीटा है, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। सपोज ये थीटा इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल my theta is equal to 30 डिग्री, तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 10 इंटू cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, क्या हो जाएगा 50√3 न्यूटन। when ओके, अब दो चीजें, या तो मैं ये ऐसे ही बस याद करवा के छोड़ दूं या एक्सप्लेनेशन भी दूं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट एक्सप्लेनेशन आल्सो? क्यों सर, ऐसा कैसे, कोई जिसको चाहिए? सर चाहिए। देखो ये एक्सप्लेनेशन याद करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा फ्यूचर में, ठीक है ना? आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन, चलो ठीक है, आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
ठीक है, एक्सप्लेनेशन के पहले आपको एक कंपोनेंट, एक चीज से रिवाइज करवाता हूं मैं। ठीक है, बहुत इजी है। रिवीजन ऑन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को क्या ब्रेक कर देते हैं हम, जैसे 4 न्यूटन है 45 डिग्री पे, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा किस कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। सपोज ये वेक्टर, इसको ब्रेक करता हूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जैसे ही मैं इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करता हूं, इसका एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका एग्जिस्टेंस खत्म, ये अब खत्म हो गया, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, राइट। क्या हो जाएगा 4 cos 45 और ये हो जाएगा 4 sin 45। वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 2√2 और ये हो जाएगा 2√2। अब ये 4 न्यूटन का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, नो एग्जिस्टेंस। जैसे आपका यूएसएसआर है, यूएसएसआर जब ब्रेक हुआ, यूएसएसआर किस में ब्रेक हुआ, रशिया में ब्रेक हो गया, कजाकिस्तान और बाकी बहुत सारी पोलैंड और इन सब में ब्रेक हुआ। तो जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ तो वो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, वो क्या बन गया, रशिया, मंगोलिया। वैसे ये मेरा वेक्टर है, ये वेक्टर है, जैसे ये ब्रेक होता है इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अब देखो जब आप ब्रेक करते हो वेक्टर को, जब आप वेक्टर को ब्रेक करते हो, जब आप ब्रेक करते हो तो देखो ये होता है x और ये y। अब मैं आपको एक एडवांस बताता हूँ, एडवांस तरीके से कैसे ब्रेक करते हैं। अब देखो सपोज ये मैंने पूरा प्लेन टिल्ट कर दिया, ये एग्जांपल 1 हो गया, राइट। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप कर भी लो, बहुत इंटेलिजेंट हो। अब सपोज ये लो, ठीक है। अब देखो, अब मेरा ये एक एग्जांपल है, अब ये 6 न्यूटन है, इसका 60 डिग्री यहां से बन रहा है। दिस इज नॉट माई एक्स एक्सिस, दिस इज एनी एक्सिस। सपोज इसको ले लो एक्सिस 1 और इसको ले लो एक्सिस 2, बट एक्सिस 1 और 2 एक दूसरे से 90 डिग्री है। तो देखो मैं इसका एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता हूँ, इसका कैसे, इसको मैं एक्सिस 1 और 2 के अलोंग ले सकता हूँ। तो देखो एक्सिस 1 के अलोंग क्या हो जाएगा, ये सेम 6 cos 60 और y के अलोंग क्या हो जाएगा 6 sin 60। ये एक्सिस 1 के अलोंग आ गया और ये एक्सिस 2 के अलोंग आ गया, राइट। और अब इसका एग्जिस्टेंस खत्म, नो एग्जिस्टेंस। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 6 cos 60 हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा मेरा, इसको पे राइट साइड लिख देते हैं 3√3। कितनों को ये समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, आ रहा है। तो देखो इट्स नॉट दैट यू हैव टू ब्रेक इन ओनली एक्स वाई कोऑर्डिनेट, आप कोई भी एक एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर, जैसे 1 2 परपेंडिकुलर है, ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब आप ये क्वेश्चन करो, यस अब ये वेक्टर, सपोज ये एक्सिस क्यू है और ये एक्सिस पी है, क्या आप इसको पी एक्सिस और क्यू एक्सिस के अलोंग, यस अभिजीत डाउट है आपको, सर रिपीट करो ना एक बार वापस। हाँ देखो मैं क्या बोल रहा था, ये 60 डिग्री किससे बना रहे, एक्सिस 1 से, और एक्सिस 2 क्या 90 डिग्री है, राइट। तो देखो एक्सिस 1 के अलोंग क्या रहेगा, एक्सिस 1 के अलोंग क्या रहेगा 6 cos 60 और एक्सिस 2 के अलोंग क्या हो जाएगा 6 sin 60। तो इसको आप एक्स वाई की तरह ही रखो, बस टिल्ट कर दो, समझ रहे हो ना। यस सर। अच्छा अब ये वाला करो, एक्सिस पी के अलोंग, पी के अलोंग
और क्यू के अलोंग, पी के अलोंग, क्यू के अलोंग। अब देखो क्यू के अलोंग क्या होगा, 8 cos 30, एग्री और नॉट? यस 90 डिग्री पे आ रहे अभिजीत, और पी के अलोंग क्या हो जाएगा, 8 sin 30, क्या हो जाएगा 8 cos 30, cos 30 मतलब 4√3 न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा 4 न्यूटन। अब इसका एग्जिस्टेंस खत्म, नो एग्जिस्टेंस। समझ में आ कितनों को गया। यहाँ तक समझ में आया? आया अभिजीत आपको? यस सर। सबको आया समझ में? अंकुर आ रहा है, संकेत आ रहा है, भक्ति, सनिका, प्रज्वल, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है वैसे? हाफ एन आवर, चलो ठीक है। अब देखो ये a block of 50 kg is kept on an inclined plane and it is static. Static मतलब क्या? मूव नहीं कर रहा, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, नो मोशन। Then what will be the normal force on the block and what will be the force of friction? अब देखो फ्रिक्शन क्यों नहीं रहेगा, फ्रिक्शन क्यों है? देखो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को टेढ़ा रखते हो तो फिसलता है कि नहीं? आप एग्री करते हो कि नहीं? आइडियली इट शुड स्लाइड हियर और नॉट, दिस शुड बी द मोशन और नॉट, बट ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों मूव नहीं कर रहा है? बिकॉज इधर क्या लगेगा, ऐसा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, फ्रिक्शन मतलब क्या, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है मोशन को, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है मोशन को। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शन मेरे मोशन को अपोज कर रहा है, इसलिए मेरा मूव नहीं कर रहा है। अब हम फाइंड करना है हमें क्या, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन दोनों। अब देखो बहुत इजी है ये, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब देखो ब्लॉक पे क्या क्या एक्ट कर रहा है, ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है mg नीचे, आप एग्री करते हो कि नहीं? आई टेक डिफरेंट कलर। देखो mg तो हमेशा नीचे लगेगा, mg हमेशा कैसे लगता है, mg हमेशा नीचे लगता है, mg हमेशा नीचे लगता है, राइट? कोई भी ऑब्जेक्ट पे ये मेरा mg लग रहा है। अब ये क्या लग रहा है मेरा, नॉर्मल, और ऐसे क्या लगेगा मेरा, फ्रिक्शन। यही फोर्स लग रहे हैं, यही फोर्स लग रहे हैं। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? ठीक है। अब देखो मैं mg का एग्जिस्टेंस खत्म कर दूंगा, mg का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दूंगा तो सब आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब mg का आप देखो, पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब देखो ये मेरा a है, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है और ये फ्रिक्शन लग रहा है, और ये mg लग रहा है। अब देखो ये 30 डिग्री है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये भी 30 डिग्री है? ट्रिग्नोमेट्री, नॉर्मल ज्योमेट्री से अगर आप चाहो तो मैं एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूं। देखो Yes, sir. ये mg 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री लग रहा है, ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो ये देखो अब ये भी तो 90 डिग्री है मेरा, नॉर्मल फोर्स 90 डिग्री होता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। कितनों को आ रहा है?
देखो बस एक यही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ये समझ जाओ प्लीज, उसके बाद सब सिंपल है, बस इसको समझ जाओ, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये समझ जाओगे तो आगे बहुत सारी चीजों में हेल्पफुल हो जाएगा। नॉर्मल दिए 90 डिग्री 30 डिग्री है, मतलब क्या, मेरा mg मेरा क्या बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है। अब देखो मैं दो एक्सिस लेता हूं, आई टेक टू एक्सिस, वन एक्सिस आई टेक दिस, वन एक्सिस आई टेक दिस। नॉर्मल और फ्रिक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल और फ्रिक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब मैं mg का एग्जिस्टेंस खत्म कर दूंगा, अब मैं mg का एग्जिस्टेंस खत्म कर दूंगा। देखो ये नॉर्मल लग रहा है, ये फ्रिक्शन लग रहा है, ये क्या हो जाएगा mg का, अगर मैं mg को इधर के अलोंग लेता हूं, ये एक्सिस 1 ले लो, ये 1 एक्सिस, तो क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये एक्सिस 2 के अलोंग लेता हूं, ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा। कितनों को आया समझ में? ऑनेस्टली बोलो, किसी का डाउट है तो प्लीज पूछो। सर नहीं समझा। हाँ, क्या नहीं समझा बताओ। सर वो एक्सिस ऐसे क्यों लिया आपने? अब देखो ये नॉर्मल और फ्रिक्शन, मैंने बोला ना कि जरूरी नहीं है कि आप एक्स वाई एक्सिस ही लो, आप एक्सिस को 90 डिग्री रोटेट, पूरा रोटेट भी कर सकते हो। देखो ये भी एक एक्सिस है, 90 डिग्री है, ये भी एक एक्सिस है, आ रहा है ना समझ में? अब क्वेश्चन के हिसाब से हम मूव करेंगे। ओके अब सर। देखो इसमें देखो नॉर्मल और फ्रिक्शन परपेंडिकुलर है, तो मैंने नॉर्मल का एक एक्सिस ले लिया, फ्रिक्शन का एक एक्सिस ले लिया, ठीक है। अब mg को मैंने 1 और 2 एक्सिस पे ब्रेक कर दिया, 1 एक्सिस पे क्या हो जाएगा mg cos थीटा, या cos थीटा नहीं cos 30 ले लो, और ये क्या ले लो mg sin 30। आया अनवई समझ में? अब देखो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, मतलब क्या, y x मतलब mg cos 30 के बराबर हो जाएगा, सॉरी n विल बी इक्वल टू mg cos 30 and friction will be equal to mg sin 30। कितनों को आया समझ में? तो आप ये कंक्लूजन भी याद रख सकते हो, यू कैन इवन रिमेंबर दिस कंक्लूजन। मैं एक बार बस कंक्लूजन एक अच्छे से प्लेन उस पर बना देता हूँ, फिर आपको मैं इसके बाद लाइट टॉपिक पढ़ाता हूँ, काफी हैवी हो गया राइट। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है मेरा m, ठीक है, ये है मेरा थीटा। तो ऑलवेज रिमेंबर ये नॉर्मल फोर्स लगेगा, ये mg लगेगा, और ये फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। n इज इक्वल टू mg cos थीटा and friction is equal to mg sin theta। Remember this conclusion। ठीक है, आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर आप अब इधर देखोगे ना, इफ यू कम हियर, तो आपका n क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी योर n, mg cos 30,
So I just write answer which is equal to, जगह कम पड़ गई, wait I change the color then, इधर आ जाए, n is equal to 50 into 10 into mg cos 30, cos 30 is root 3 by 2, n is equal to 250 root 3 and f is equal to 250. This is the conclusion. ठीक है, अब थोड़ा हैवी टॉपिक काफी हो गया है, अब एक लाइट टॉपिक पढ़ते हैं. ठीक है, देखो सबसे लाइट टॉपिक पता है क्या है पूरे फिजिक्स में? आप बताओ सबसे लाइट टॉपिक क्या है जो बहुत अच्छा लगता है? I'll tell you. छुट्टी. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. You agree or not? स्टोरी एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं है, somehow मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है. This is very easy topic. Newton third law of motion. ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? देखो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. बस ये लॉ खत्म हो गया. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल. आपको मैंने अभी 3-4 फोर्स पढ़ा है. पहला नॉर्मल फोर्स, दूसरा टेंशन, तीसरा फ्रिक्शन, चौथा स्प्रिंग फोर्स. ये सब क्या है मेरे लॉज ऑफ मोशन पे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे वर्क करते. ठीक है, अब देखो हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं. वी विल स्टडी सम एग्जाम्पल्स, आपको समझ में आएगा. अब देखो पहला एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ बोट इन वाटर. अब देखो ये चप्पू है, चप्पू, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जो भी बोलते हैं. देखो इज अप्लाइंग फोर्स, देखो स्विमर इज अप्लाइंग फोर्स बिहाइंड. ठीक है, हम पीछे धक्का मारते हैं तो वाटर क्या करता है? वाटर पुश फॉरवर्ड. दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ थर्ड लॉ. ठीक है, सेकेंड क्या है? ह्यूमन इज वॉकिंग. और वेरी गुड अनवी. अब देखो ह्यूमन क्या करता है? ही अप्लाई फोर्स बिहाइंड. ह्यूमन फोर्स यहां पे एक्ट कर रहा है, तो आगे क्या लगेगा? लैंड पुश फॉरवर्ड. और होता है जो बोट चलाने के काम आता है. चप्पू नहीं बोलते ये वाला, ये और. ठीक है, देखो और भी बहुत एग्जांपल है. स्विमर, देखो स्विमर क्या करता है? फोर्स पीछे लगाता है, आगे क्या लगाता है? वाटर पुश फॉरवर्ड.
बाउंसिंग ऑफ बॉल, बॉल जैसे नीचे गिरती है तो कुछ फोर्स लगाती है, अप्लाई फोर्स ऑन ग्राउंड। तो ग्राउंड क्या करता है, अप्लाई फोर्स ऑन बॉल। यस, रॉकेट ऑल्सो इज एग्जाम्पल। यस, रॉकेट आप करते हो। अब देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे, आई अगेन गो बैक, आप तो एवरी एक्शन दिस इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आप बोलते हो, लेकिन देखो फर्स्ट थिंग इसमें है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स टू ऑब्जेक्ट, इट इन्वॉल्व्स टू ऑब्जेक्ट, इन्वॉल्व्स टू ऑब्जेक्ट। देखो जो ये लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ, ये एक ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं करता, ये दो ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। और दूसरा पॉइंट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट अप्लाई एक्शन ऑन सेकेंड। जैसे मैंने एक लड़के को मुक्का मारा, राइट, तो मैंने एक्शन किया, मैंने एक्शन किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, मैंने एक आदमी को क्या मारा, मुक्का मारा, तो क्या है ये, एक्शन। अब क्या होगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट अप्लाई रिएक्शन ऑन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो ये दोनों में लिंक्ड है, पहला दूसरे पे फोर्स लगाता है, दूसरा पहले पे। जैसे देखो, मैं पानी पे फोर्स लगा रहा हूं तो पानी मुझ पे फोर्स लगा रहा है, मैं जमीन पे फोर्स लगा रहा हूं तो जमीन मुझ पे फोर्स लगा रहा है, मैं फिर पानी पे फोर्स लगाया तो पानी मुझ पे फोर्स लगा रहा है। अप्लाई फोर्स, ये एक्शन है। अप्लाई फोर्स ऑन ग्राउंड, कौन, बॉल, बॉल अप्लाई फोर्स ऑन ग्राउंड, ये क्या, एक्शन है। और फिर क्या है, ग्राउंड अप्लाई फोर्स ऑन बॉल, दिस इज व्हाट, रिएक्शन। ठीक है, बर्ड फ्लैप द विंग्स इन एयर। अब देखो, बर्ड हवा पे फोर्स लगा रही है, तो क्या करेगा, एयर अप्लाई, दिस कलर इज नॉट क्लियर, एयर अप्लाई force on, yeah, we can say reaction, this is action and this is reaction, air apply reaction on bird, जैसे आपने रॉकेट बताया, राइट। अब देखो हैमरिंग, आप हैमर करते हो तो आपको जर्क लगता है कि नहीं, when you sometimes hammer, yeah, always you get lot of jerk on hand, क्यों, देखो hammer is doing action on nail, हम फोर्स लगा रहे हैं, hammer is applying action on nail, तो nail क्या करेगा, थर्ड लॉ से क्या देगा, रिएक्शन देगा, nail gives reaction on hand, इक्वल एंड ऑपोजिट, इसलिए हाथ में क्या लगता है, जर्क लगता है। अब देखो, कई बार हम बोट से लैंड पे आ रहे होते हैं, आपने कई बार देखा बोट पीछे खिसक जाता है, लोग गिर जाते हैं, कभी आपने देखा ऐसे, होता है कि नहीं, यस सर। क्यों होता है, क्योंकि देखो वो आगे बोट पे फोर्स लगा रहा है,
देखो, he is applying force on boat. तो बोट क्या लगा रहा है? मैन इज अप्लाइंग अच्छा, आप फील कर चुके हो क्या? तो फोर्स इज अप्लाइंग रिएक्शन, इसलिए वो आगे बढ़ पा रहा है। आप में से कोई कभी रेत पे चला है? रेत पे बहुत टफ है ना, रेत पे चलना बहुत टफ है ना, फील कर थक जाते हैं, राइट? एक्सपीरियंस किया है? क्यों? क्योंकि रेत इतना अच्छा रिएक्शन नहीं देता जितना अच्छा लैंड देता है। सपोज देखो लैंड है, ये लैंड है और ये क्या है मेरा? सैंड है। जब मैं लैंड पे 50 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा चलने के लिए, तो लैंड मुझे कितना फोर्स लगाएगा? 40 न्यूटन सपोज। कुछ तो खाएगा, करप्शन तो होता है, एवरीबॉडी डज करप्शन, कोई नहीं है तो करप्शन फ्री हो। अब देखो सैंड में क्या होता है, मैं 50 न्यूटन लगाऊंगा तो सैंड क्या होगा? डिस्प्लेस होता है, देखो सैंड खिसक जाता है, तो सैंड मेरे को 10 न्यूटन फोर्स ही देगा, बाकी 40 न्यूटन खा गया, वो करप्शन कर दिया। तो क्या होगा? सैंड में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड। Why it is very difficult? Because sand displace हो जाता है, because sand get displaced, sand gets displaced. कीचड़ में भी यही होता है। Therefore there is one, that's why it is very easy to run. आप में तो स्विमिंग करते हो, जानते होगे, इट इज वेरी इजी टू रन बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्विम। कोई स्विम करता है, कभी एक्सपीरियंस किया है क्या? बट डिफिकल्ट टू स्विम, बहुत जल्दी थक जाओगे। और अगर आप स्विम करके आ जाओ आधा एक घंटा, तो सोना तो पक्का। मैंने 10th क्लास में इसलिए स्विमिंग छोड़ दी थी। मैं स्विमिंग करके आता था शाम को, थक जाता था और सोते रहता था, कुछ पढ़ाई नहीं कर पाता था। अब देखो क्यों, अब देखो सेम थिंग, व्हाट इज द रीजन? करप्शन। करप्शन, क्या करप्शन? देखो लैंड है, आप लैंड को पुश करते हो 50 न्यूटन से, तो लैंड क्या है? आपको रिटर्न देता है 40 न्यूटन, ये रिटर्न। जैसे भी शेयर मार्केट की हालत है, इन्वेस्ट करो तो कम ही रिटर्न मिल रहा है, या आप इन्वेस्ट कर रहे हो फोर्स, या आपको रिटर्न मिल रहा है। अब देखो वाटर में क्या है, आप 50 न्यूटन इन्वेस्ट करोगे तो रेत की तरह 10% रिटर्न देगा रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वाटर गेट डिस्प्लेस्ड, खिसक जाता है वो, वाटर गेट्स डिस्प्लेस्ड। ओके, रिमेंबर दिस। ठीक है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब भी जंप, व्हाई आर एबल टू जंप? सी, मैन इज अप्लाइंग एक्शन। कलर अच्छा नहीं आ रहा। मैन इज अप्लाइंग एक्शन, मतलब फोर्स लगा रहा है, तो जमीन क्या दे रहा है? अपना रिएक्शन दे रहा है। लैंड इज गिविंग रिएक्शन। अब देखो आपको इतने सारे एग्जाम्पल पढ़ा है। अब मैं लास्ट टाइम पिछले ईयर कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, मैंने उनको बोला कि एग्जाम्पल ऑफ
ठीक है ना। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को एग्जांपल दिया मजाक में, इफ यू स्लैप अ पर्सन विल स्लैप यू, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एग्जाम में उसने यही लिख दिया कि सर, और फिर मैंने उसके मार्क्स काटे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। देन ही वो लड़ने आ गया, सो लड़की थी लड़ने आ गई, बोली सर आपने तो पढ़ाया था, अब आप ही काट रहे हो, हाउ यू कैन डू लाइक दिस। तो मैंने बोला अरे मैं बस एग्जाम्पल दे रहा था, तो दैट इज अ एग्जाम्पल, सो टेक केयर ऑफ दिस। आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए, आप ये एग्जाम्पल मत देना, यू स्लैप अ पर्सन, पर्सन विल स्लैप यू, so don't give this example, okay ना। so these are some application of third law of motion। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं क्या? यस, inertia is example application of, inertia is application of first law। inertia जो है वो किसकी एप्लीकेशन है? फर्स्ट लॉ की। एक बार फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन एक बार देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट tends to remain at rest, right? Tends आता है कि नहीं? ये मैं भूलूंगा नहीं, मेरी एक बार 9th क्लास में एग्जाम था, तो मैंने ये रेस्ट को मैंने टेंस नहीं लिखा था, टीचर ने मेरे हाफ मार्क काट लिए थे। बोलता यही तो पूरी जान है फर्स्ट लॉ की, ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू रिमेन एट मोशन। तो ये टेंस क्या है? ये टेंडेंसी है। दिस टेंस इज अ टेंडेंसी। Nobody like change, किसी को चेंज पसंद नहीं है, राइट? Everybody likes to be like without change। यूनिफॉर्म मोशन ही है, राइट? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन tends to be in uniform motion। This tendency, ये टेंडेंसी है, this tendency is known as inertia। Tendency of an object to retain, tendency of an object to retain its state of rest or uniform motion is called inertia। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स और इनर्शिया को आगे कंटिन्यू करेंगे, मोमेंटम भी फिनिश कर देंगे हम, और मोस्टली अगले के अगले वीक आपका मोशन, लॉज ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको इनर्शिया से रिलेटेड एक एग्जांपल बताता हूं, अपना रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, अब देखो, जब मैं बहुत छोटा था, आपको मैं 2 एग्जांपल दूंगा, कई बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होगा। मेरा बस आती थी घर में और मेरा था लास्ट स्टॉप, तो मैं जब बस में बैठता था, स्कूल बस में, आर्मी स्कूल महू, 10th क्लास की बात है, आर्मी स्कूल महू MP। ठीक है, तो बस आती थी, मैं बस में बैठता था। और देखो, आप में कुछ बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी बस में बैठने की जगह नहीं मिली, हमेशा खड़े होकर जाना पड़ता था। हुआ है कई बार हुआ है ऐसा। अब देखो, मेरी बस जैसी ही आती थी, बस चलने लगती थी, बस चलने लगती थी तो मैं पीछे की तरफ गिर जाता था। आई यूज्ड टू फॉल बैक। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। फिर बस चलते चलते एकदम से टर्न लेती थी। आपको आर्मी ड्राइवर्स पता भी है, ब्रेक तो उनको आता ही नहीं लगाना। तो मैं क्या होता था, मैं दूसरी तरफ गिरता था। वाई? बस राइट साइड टर्न ले रही है और मैं लेफ्ट साइड गिर रहा हूं। क्यों? बट टर्न्स राइट, I used to fall left because of inertia। स्कूल आता था मेरा, बस स्टॉप होती थी, बस स्टॉप्स, बस स्टॉप्स, और मैं कहाँ गिरता था? फॉल फ्रंट, फॉल अहेड। मैं ड्राइवर के पास जाके गिरता था,
क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो देखो 3 इनर्शिया है। इनर्शिया, दिस इज नॉन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो मैं रेस्ट में था, मैं रेस्ट पे रहना चाहता था, बस आगे बढ़ गई, मैं पीछे रह गया। दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बस ने डायरेक्शन चेंज किया, लेकिन मैं डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता था। एंड दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। क्यों? बस रुक गई, लेकिन मैं चलते रहना चाहता था। ठीक है, सो दिस इज नोन एज इनर्शिया। 3 टाइप की इनर्शिया। अब देखो, मैं जब बहुत छोटा था, 6th क्लास में, 6th में नहीं 4th में, मैं तेजपुर में था, सॉरी पठानकोट, पंजाब। अब आपको तो एक्सपीरियंस है, पोस्टिंग होती रहती है, हम भी आर्मी वाले हैं। तो देखो, मैं और मेरा दोस्त रेसिंग लगा रहे थे। तो वो साइकिल पे, मैं साइकिल पे, ऑन योर मार्क गेट सेट गो हुआ। मैं चला, बहुत आगे निकल गया, और मेरा दोस्त पीछे पीछे। अब क्या आ रहा था? टर्न आ रहा था, बहुत खतरनाक टर्न। तो फिर मैंने स्पीड कम कर ली, डर के मारे। टर्न लेना है, मेरा फ्रेंड बहुत तेजी से आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। मैंने टर्न, हम बराबरी पे आ गए। मैं कुछ टाइम बाद मैंने टर्न लिया, मैं आगे बढ़ गया, काफी आराम से आगे निकल रहा हूँ, मुझे दोस्त दिख ही नहीं रहा, मुझे चिंता होने लग गई। अब मैंने टर्न लेके पीछे गया मैं। जब मैं देखा तो मेरा फ्रेंड कहाँ पे था? झाड़ी में गिरा हुआ था। अब मैंने अपने फ्रेंड से पूछा क्या हुआ? बोलता कि ब्रेक लगाया, लगा ही नहीं। क्यों हुआ ऐसा उसके साथ, बेचारे के साथ? क्यों हुआ? इनर्शिया। यस, वो झाड़ी में जाके गिर गया, उसको अच्छे कांटे लगे, फिर 2-3 दिन मुझसे खेलने नहीं आया, गुस्सा भी हो गया, चोट भी लग गई। तो हम कल थोड़ा इनर्शिया की प्रॉपर्टी को नेक्स्ट वीक हम और अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, थर्ड इनर्शिया, ये वाला। आप कर ही नहीं सकते हो, यू कैन नॉट चेंज डायरेक्शन व्हेन यू आर फास्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम ये वक्त, हम इस चीज पे पढ़ेंगे, हम इस चीज पे पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, इस इनर्शिया पे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफी है। हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, ठीक है, एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। सो आई एंड माय क्लास हियर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो, सो आई एंड। हरी बोल।